हेलो गाइस। आज हम पढ़ेंगे वीएमओ कोटा एग्ज़ाम, बीए थर्ड ईयर एग्ज़ाम है, पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम है, राजनीतिक विज्ञान का एग्ज़ाम। पेपर कोड है PS06 है। इसमें हम इस क्लास में पढ़ेंगे ओल्ड पेपर सॉल्यूशन है, जो पिछले वर्ष पूछे गए पेपर है। ओल्ड पेपर सॉल्यूशन है पूरा, क्योंकि पिछले साल के क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। जिसमें हम खंड 3 पढ़ेंगे। पहला खंड है ए, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें सभी प्रश्न उत्तर देना है, प्रत्येक 2 नंबर का होगा। जिसमें हम पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के आदर्शवासी उपगम से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर है, आदर्शवादी उपगम वह दृष्टिकोण है जो यह मानता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नैतिकता, न्याय, सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय कानून और शांति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके अनुसार युद्ध अनिवार्य नहीं है और अंतर्राष्ट्रीय संगठन व कूटनीति के माध्यम से स्थायी शांति स्थापित की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, शीत युद्ध को परिभाषित कीजिए। तो उत्तर है, शीत युद्ध वह स्थिति थी जिसमें अमेरिका और सोवियत संघ के बीच प्रत्यक्ष युद्ध नहीं हुआ, लेकिन वैचारिक, राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य तनाव लगातार बन रहा है। यह अवधि लगभग 1945 से 1991 तक रही। और अगला क्वेश्चन है, अरब इजराइल संघर्ष के किन्हीं 2 कारणों का उल्लेख कीजिए। तो उत्तर है, फिलिस्तीन समस्या। यहूदियों के लिए इजराइल राज्य की स्थापना से अरबों में असंतोष, धार्मिक और क्षेत्रीय विवाद, यरूशलेम जैसे पवित्र स्थलों पर अधिकार को लेकर विवाद। अगला क्वेश्चन है, सोवियत संघ के विघटन का तृतीय विश्व पर पड़ने वाले 2 प्रभाव का उल्लेख कीजिए। तो उत्तर है, तृतीय विश्व देशों को मिलने वाली सोवियत सहायता समाप्त हो गई। अमेरिका एक ध्रुवीय प्रभुत्व बढ़ गया, जिसे कई देश उसकी नीति के प्रभाव में आए। अगला क्वेश्चन है, चेचनिया संगठन की विवेचना कीजिए। चेचनिया संगठन रूस और चेचनिया के बीच संघर्ष से जुड़ा है। चेचनिया रूस से स्वतंत्रता चाहता था, जबकि रूस उसने अपने संघ का हिस्सा बनाना रखना चाहता था। इस कारण 1990 के दशक में हिंसक संघर्ष और मानव अधिकार उल्लंघन हुए। अगला क्वेश्चन है, ट्रूमैन सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर है, ट्रूमैन सिद्धांत 1947 में अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन द्वारा घोषित नीति थी। इसके अनुसार अमेरिका उन देशों की सहायता करेगा जो साम्यवाद के विस्तार का विरोध कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, एशियाई राष्ट्रवाद की 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो आंसर, उपनिवेशिक शासक के विरोध संघर्ष, और दूसरा है राष्ट्रीय स्वतंत्रता के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक सुधारों पर जोर। अगला क्वेश्चन है, आतंकवाद को परिभाषित कीजिए। आतंकवाद वह गतिविधि है जिसमें हिंसा और भय का उपयोग कर राजनीतिक और धार्मिक वैचारिक उद्देश्य की प्राप्ति की जाती है। अगला क्वेश्चन है, इतिहास के अंत से आप क्या समझते हैं? इतिहास के अंत से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर है, इतिहास का अंत सिद्धांत फ्रांसिस फुकुयामा द्वारा दिया गया, जिसके अनुसार द्वार लोकतंत्र, पूंजीवाद, मानव राजनीतिक विकास की अंतिम व्यवस्था है। अंतिम
अंतिम अव्यवस्था है। और अगले क्वेश्चन है, ध्रुवीय अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर है, बहुत ध्रुवीय राजनीति व्यवस्था है जिसमें एक से अधिक शक्तिशाली राष्ट्र जैसे अमेरिका, चीन, रूस, यूरोपीय संघ विश्व राजनीति को प्रभावित करते हैं। खंड है बे, लघु उत्तरीय प्रश्न है, इनमें 4 प्रश्नों का उत्तर देना होता है और प्रत्येक 7 अंक का होता है, 28 नंबर का। जिसमें पहला क्वेश्चन है, भारतीय विदेश नीति के ऐतिहासिक आधारों की विवेचना कीजिए। भारतीय विदेशी नीति के ऐतिहासिक आधारों की विवेचना कीजिए। तो आंसर है, भारतीय विदेश नीति केवल स्वतंत्रता के बाद ही की परिस्थितियों की देन नहीं है, बल्कि इसके गहरे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और नैतिक आधार रहे हैं। प्राचीन काल से ही भारत ने विश्व के साथ शांतिपूर्वक संबंधों को महत्व दिया है। प्राचीन भारतीय परंपरा भारत की विदेश नीति के मूल में वसुधैव कुटुंब की भावना रही है। इसका अर्थ है सारा विश्व एक परिवार है। अशोक की धम्म नीति अहिंसा और सह अस्तित्व के सिद्धांत का उदाहरण है। अल्लाह पे है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य ने मंडल सिद्धांत के माध्यम से पड़ोसी राज्यों के साथ व्यवहारिक यथार्थवादी नीति का प्रतिपादन किया है, जो आधुनिक विदेश नीति में ही परिलक्षित होती हैं। औपनिवेशिक अनुभव। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत ने साम्राज्यवाद, नस्ल भेद और शोषण का अनुभव किया है। इसी के कारण स्वतंत्र भारत ने साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध किया। स्वतंत्रता आंदोलन का प्रभाव। महात्मा गांधी के अहिंसा, सत्य, नैतिकता की विचारधारा ने भारतीय विदेश नीति को नैतिक आधार प्रदान किया है। गुट निरपेक्ष आंदोलन। जवाहरलाल नेहरू ने नेतृत्व में भारत ने गुट निरपेक्ष की नीति अपनाई, जिससे वे शीत युद्ध की शक्ति राजनीति से दूर रहा है। और इसका निष्कर्ष है, इस प्रकार भारतीय विदेश नीति के ऐतिहासिक आधार नैतिकता, शांति, स्वतंत्रता और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की बदली भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। संयुक्त राष्ट्र संघ की बदलती भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। तो आंसर है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना 1945 में विश्व शांति और सुरक्षा बनाए रखने के उद्देश्य से की गई थी। समय के साथ उसकी भूमिका में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। पारंपरिक भूमिका। प्रारंभ में संयुक्त राष्ट्र का उद्देश्य युद्ध को रोकना, मानवाधिकार की रक्षा और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना था। शीत युद्ध काल में भूमिका। शीत युद्ध के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ के वीटो के अधिकार के कारण यूएनओ की भूमिका सीमित हो गई। शीत युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र ने शांति स्थापना अभियानों, आतंकवाद विरोध, मानवाधिकार संरक्षण और पर्यावरण जैसे मुद्दों पर सक्रिय भूमिका निभाई। नई चुनौतियाँ। आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, शरणार्थी संगठन, महामारी जैसे मुद्दे ने इसकी भूमिका को व्यापक बना दिया। आलोचनाएं। सुरक्षा परिषद की संरचना, वीटो प्रणाली और विकासशील देशों की सीमित भागीदारी को लेकर आलोचना होती रही है। और इसका निष्कर्ष है, संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका बदलती परिस्थितियों के अनुसार विकसित हुई है, परंतु इसे और प्रभावी बनाने हेतु सुधार आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, सोवियत संघ के विघटन के कारणों के विवेचना कीजिए। तो आंसर, सोवियत संघ विघटन 1991 में हुआ, जो 20वीं शताब्दी की एक महत्वपूर्ण घटना थी। आर्थिक कारण।
केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था, उत्पादन की कमी, तकनीकी पिछड़ापन और उपभोक्ता वस्तुओं का अभाव प्रमुख कारण थे। राजनीतिक कारण एक दलीय व्यवस्था, लोकतंत्र का अभाव और सत्ता का केंद्रीकरण जनता में असंतोष का कारण बना। गोर्बाचेव की नीतियाँ ग्लासनोस्त, खुलापन और पुनर्गठन सुधार लाने में असफल रही, व्यवस्था को कमजोर कर दिया। और राष्ट्रीयता की भावना, सोवियत संघ के विभिन्न गणराज्यों में राष्ट्रवादी भावनाएं प्रबल हो गई। शीत युद्ध का दबाव, हथियारों की दौड़ और सैन्य खर्च के अर्थव्यवस्था को कमजोर कर दिया। निष्कर्ष है, इन सभी कारणों के परिणाम स्वरूप सोवियत संघ का विघटन हुआ और विश्व राजनीति में एक नया न्याय प्रारंभ हुआ। और अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर एक लेख लिखिए। तो उत्तर है, भूमिका है पहला, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद आज विश्व के सबसे गंभीर समस्या में से है, जो न केवल देशों की सुरक्षा बल्कि वैश्विक शांति के लिए भी खतरा है। आतंकवाद का अर्थ है, आतंकवाद वे हिंसक गतिविधि हैं जिसका उद्देश्य भय उत्पन्न कर राजनीतिक, धार्मिक, वैचारिक लक्ष्य की प्राप्ति करना है। अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप, आतंकवादी संगठन जब सीमाओं से परे कार्य करते हैं, धन, हथियार और प्रशिक्षण विभिन्न देशों से प्राप्त किया जाता है। कारण है राजनीतिक अस्थिरता, धार्मिक कट्टरता, गरीबी, अशिक्षा और विदेशी हस्तक्षेप इसके प्रमुख कारण हैं। प्रभाव है, आतंकवाद से मानव जीवन की हानि, आर्थिक नुकसान, सामाजिक तनाव और अंतर्राष्ट्रीय शब्दों में अविश्वास बढ़ता है। नियंत्रण के उपाय, अंतर्राष्ट्रीय असहयोग, खुफिया जानकारी का आदान प्रदान, कठोर कानून और सामाजिक जागरूकता आवश्यक है। उपहार है उपसहार है, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से निपटने के लिए केवल सैन्य उपाय ही नहीं बल्कि राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक समाधान भी आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, अफ्रो एशियाई देशों के उद्भव पर एक लेख लिखिए। तो आंसर है, अफ्रो एशियाई देशों का उद्भव द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उपनिवेशवाद के पतन के परिणाम स्वरूप हुआ है। एशिया और अफ्रीका के अधिकांश देश यूरोपीय शक्तियों के अधीन थे। औपनिवेशिक शोषण, नस्लीय भेदभाव और आर्थिक दोहन ने इन क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय चेतना को जन्म दिया है। भारत और इंडोनेशिया, मिस्र, घाना जैसे देशों में स्वतंत्रता आंदोलन तेज हुए। 1945 के बाद यूरोपीय शक्तियाँ कमज़ोर हो गई, जिससे उपनिवेशों को स्वतंत्रता मिली। 1955 का बाउंडुंग सम्मेलन अफ्रीका एशियाई एकता का प्रतीक बना। इन देशों ने गुटन निरपेक्ष आंदोलन के माध्यम से अपनी स्वतंत्रता विदेश नीति अपनाई। अफ्रो एशियाई देशों ने साम्राज्यवाद का विरोध किया, विश्व राजनीति में एक नई शक्ति के रूप में उभरे। अगला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण के प्रभाव की विवेचना कीजिए। तो उत्तर है, वैश्वीकरण का वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत विश्व के विभिन्न देश आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप से एक दूसरे से जुड़े हैं। सकारात्मक प्रभावों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विस्तार, तकनीक विकास, निवेश और रोजगार के अवसर शामिल हैं। सूचना क्रांति की दुनिया का निकट ला दिया। नकारात्मक प्रभाव में आर्थिक असमानता, सांस्कृतिक एकरूपता, स्थानीय उद्योगों का पतन और बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रभुत्व शामिल हैं। निष्कर्ष है, वैश्वीकरण ने विश्व को जोड़ा है, लेकिन इसके प्रभाव संतुलित नहीं हैं। अगला क्वेश्चन है, SAARC पर एक लेख लिखिए। उत्तर है, दक्षेक्स अर्थात दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन
SAARC दक्षिण एशिया के देशों के बीच आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गठित एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में की गई। दक्षेस के संस्थापक सदस्य भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और मालदीव हैं। भारत में अफगानिस्तान को भी इसका सदस्य बना लिया गया। दक्षिण एशिया विश्व का घनी आबादी वाला क्षेत्र है, परंतु यह क्षेत्र गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी और आर्थिक पिछड़ापन जैसे समस्या से ग्रस्त रहा है। इसी समस्या के समाधान के लिए दक्षेप की स्थापना की गई। दक्षेप का मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों के लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना अर्थात आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा है। संगठन का यह लक्ष्य है कि सदस्य देश के आपसी विश्वास, सहयोग के माध्यम से क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को बनाए रखें। दक्षेप से अंतर्गत कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, विज्ञान, औद्योगिकीकरण जैसे क्षेत्रों में अनेक सहयोग कार्यक्रम चलाए। आर्थिक सहयोग को बढ़ाने के लिए SAFTA दक्षेप मुक्त व्यापार समझौता का महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। सभ्यताओं के संघर्ष पर लिखिए। तो सभ्यताओं के संघर्ष का सिद्धांत प्रसिद्ध अमेरिकी विचारक सैमुअल P. हंगिस्टन द्वारा प्रतिपादित किया गया। उन्होंने यह सिद्धांत 1953 में प्रस्तुत किया और बाद में इसे अपनी पुस्तक द केस ऑफ सिविलिटी में विस्तार समझाया। हंगिस्टन के अनुसार शीत युद्ध की समाप्ति के बाद भविष्य के वैश्विक संघर्ष वैचारिक या आर्थिक नहीं होंगे, बल्कि सभ्यता और संस्कृति के बीच होंगे। हंटिंगटन का मानना है कि विश्व को विभिन्न प्रमुख सभ्यता में विभाजित किया जा सकता है, जैसे पश्चिमी सभ्यता, इस्लामी सभ्यता, हिंदू सभ्यता, चीनी सभ्यता, जापानी सभ्यता आदि। इनके अनुसार इन सभ्यता के बीच सांस्कृतिक मूल्य, धार्मिक विश्वास और जीवन शैली में गहरे अंतर हैं जो संघर्ष का कारण बन सके। विशेष रूप से उन्होंने पश्चिमी और इस्लामी सभ्यता के बीच तनाव को भविष्य का प्रमुख संघर्ष बताया। और इस सिद्धांत की कई विद्वानों ने आलोचना भी की। आलोचकों का कहना है कि यह सिद्धांत संघर्ष को बढ़ावा देता है और संवाद और सहयोग की भावना को कम आंकता है। फिर भी यह सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने का एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण प्रदान करता है। इसका निष्कर्ष है सभ्यता के संघर्ष का सिद्धांत आधुनिक विश्व संस्कृति और धार्मिक जटिलताओं को समझने में सहायक है, किंतु वैश्विक शांति के लिए समान सहयोग अधिक आवश्यक है। और अगला खंड है खंड 6, जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए और आप अधिकतम 5 शब्दों में, जिसका प्रत्येक 14 नंबर का होगा। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शब्दों के अध्ययन के लिए विभिन्न उपगमों या अवधारणाओं की विवेचना कीजिए। जिसमें उत्तर है अंतर्राष्ट्रीय शब्द एक ऐसा विषय है जिसमें राज्य, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, शक्तियों और
विदेश ने और वैश्विक घटना का अध्ययन किया जाता है। इसे समझने के लिए विद्वानों के समय समय पर विभिन्न उपगमों के विकसित किए गए हैं। इसका सबसे पहला प्रमुख उपगम आदर्शवादी का उपगम है। इसका विकास प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुआ। इसके समर्थन मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नैतिकता, न्याय, शांति और सहयोग की महत्वपूर्ण भूमिका है। युद्ध को मानव निर्मित समस्या माना जाता है और अंतर्राष्ट्रीय कानून, कूटनीति तथा लीग ऑफ नेशंस जैसे संगठनों के माध्यम से स्थायी शांति की कल्पना की गई। इसके विपरीत यथार्थवादी उपगम शक्ति और राष्ट्रीय हित को केंद्र में रखता है। हास मांग थाओ इसके प्रमुख विचारक थे। उनके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति संघर्ष की राजनीति है और प्रत्येक राष्ट्र अपने हितों की रक्षा के लिए शक्ति का प्रयोग करता है। नैतिकता और आदर्श व्यवहारिक नहीं माने जाते हैं। व्यवहारवादी उपगम ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को वैज्ञानिक आधार प्रदान किया है। इसमें आंकड़ा, तथ्य, तुलनात्मक अध्ययन और अनुभवजन्य विधियों पर जोर दिया गया। इस उपगम का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को वस्तुनिष्ठ रूप से समझाना था। नव यथार्थवादी उपगम केनेथ वॉल्ट ने यह बताया कि राज्य का व्यवहार अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना से प्रभावित होता है। इसमें शक्ति संतुलन और द्विध्रुवीय और बहुध्रुवीय व्यवस्था पर बल दिया गया। मार्क्सवादी उपगम के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मूल कारण पूंजीवाद, साम्राज्यवाद और आर्थिक शोषण है। विकसित राष्ट्र के अविकसित देशों का शोषण करते हैं। इनके अंतरिक्ष स्त्रीवादी, उत्तर औपनिवेशिक और संरचनावादी उपगम भी आधुनिक काल में महत्वपूर्ण हुए हैं। निष्कर्ष है, विभिन्न उपगम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को अलग अलग दृष्टिकोण से समझने में सहायक हैं। अगला क्वेश्चन, नवशीत युद्ध की विवेचना कीजिए। तो उत्तर है, नवशीत युद्ध के आशय शीत युद्ध की समाप्ति के बाद उत्पन्न नई वैश्विक प्रतिस्पर्धा से है। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद शीत युद्ध समाप्त हो गया, परंतु 21वीं सदी में पुनः महान शक्तियों के बीच तनाव उभरने लगा, जिसे नवशीत युद्ध कहा जाता है। नवशीत युद्ध में मुख्य भूमिका अमेरिका और चीन की है, जबकि रूस भी एक महत्वपूर्ण शक्ति से उभरा हुआ है। यह संघर्ष पारंपरिक सैन्य युद्ध की बजाय आर्थिक, तकनीकी, साइबर और कूटनीतिक क्षेत्रों में अधिक दिखाई देता है। नवशीत युद्ध की प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें वैचारिक संघर्ष को लोकतंत्र बनाम अधिनायकवादी मॉडल के रूप में सामने आता है। अमेरिका लोकतांत्रिक मूल्यों का समर्थन है, जबकि चीन राज्य नियंत्रित विकास मॉडल को आगे बढ़ाता है। आर्थिक क्षेत्र में व्यवहार, युद्ध प्रतिबंध और तकनीकी नियंत्रण नवशीत युद्ध के प्रमुख उपकरण हैं। सैन्य क्षेत्र में प्रत्यक्ष युद्ध से बचते हुए क्षेत्रीय संघर्षों को और सैन्य गठबंधनों के माध्यम से शक्ति प्रदर्शन किया जाता है। निष्कर्ष है, नवशीत युद्ध विश्व राजनीति को अस्थिर माना है और वैश्विक शांति के लिए नई चुनौतियां उत्पन्न कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, आतंकवाद के प्रकारों की विवेचना कीजिए। तो उत्तर है, आतंकवाद आधुनिक विश्व के सबसे गंभीर और चुनौतीपूर्ण समस्या में से एक है। आतंकवाद का आशय ऐसी हिंसक गतिविधियों से है जिनके माध्यम से भय उत्पन्न कर राजनीतिक, धार्मिक और वैचारिक उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। आतंकवाद केवल किसी एक देश की समस्या नहीं है, बल्कि यह वैश्विक समस्या बन चुका है। इसके विभिन्न रूप और प्रकार देखने को मिलते हैं।
राजनीतिक आतंकवाद का सबसे सामान्य प्रकार है। इसमें किसी सरकार को कमज़ोर करने, सत्ता परिवर्तन करना, राजनीतिक दबाव बनाने के लिए हिंसा का सहारा नहीं लिया जाता। कई बार विद्रोही संगठन और उग्रवादी समूह इस प्रकार के आतंकवाद का प्रयोग करते हैं। धार्मिक आतंकवाद वे आतंकवाद हैं जिसमें धार्मिक विचारों को आधार बनाकर ऐसे गतिविधियाँ की जाती हैं। इसमें आतंकवादी अपने कार्य को धार्मिक आदेश और धर्म की रक्षा के नाम पर ही सही ठहराने का प्रयास करते हैं। जातीय आतंकवाद तब उत्पन्न होता है जब कोई विशेष जाति या नस्लीय समूह अपने अधिकारी या स्वतंत्र राज्य की मांग के लिए हिंसा का मार्ग अपनाता है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद वह है जिसमें आतंकवादी गतिविधियां एक देश की सीमा से बाहर फैल जाती हैं और अन्य देशों को प्रभावित करती हैं। इसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क और संगठनों की भूमिका होती है। इसके अतिरिक्त राज्यों को प्रायोजित आतंकवाद भी एक महत्वपूर्ण प्रकार है, जिसमें किसी राज्य द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आतंकवादी गतिविधि को समर्थन दिया जाता है। और आगे बढ़ने से पहले हमारे YouTube चैनल बालाजी क्लासेस बिरी को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। यह पॉलिटिकल साइंस की क्लास है, PS06 है। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर ले, बालाजी क्लासेस बिरी। और VMO कोटा के एग्ज़ाम के संबंधित सभी क्लासें उपलब्ध हैं और असाइनमेंट भी उपलब्ध है, जिसकी प्ले लिस्ट बनी हुई है। अगले क्वेश्चन है, यूरोप में शांति स्थापना में संशयों की विवेचना कीजिए। तो आंसर है, यूरोप में शांति स्थापना का प्रयास लंबे समय से किया जा रहा है, परंतु इसके मार्ग में अनेक समस्याएं आ रही हैं। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप ने शांति बनाए रखने के लिए विभिन्न स्थानों और समझौतों का सहारा लिया, फिर भी स्थायी शांति स्थापना करना आसान नहीं रहा। यूरोप में शांति स्थापना करने की समस्या विवेचना कीजिए। तो यूरोप में शांति स्थापना करने का लंबे समय से प्रयास किया जा रहा है, इसके बारे में कई समस्या आ रही है। और ये प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोप की शांति बनाए रखने के लिए विभिन्न संस्था और समझौतों का सहारा लिया, फिर भी स्थायी शांति स्थापित नहीं हुई थी। और यूरोप में शांति स्थापना की प्रमुख समस्या राष्ट्रवाद है। कई यूरोपीय देशों में तीव्र राष्ट्रवादी भावनाएं सीमावाद और राजनीतिक तनाव को जन्म देती है। इसके अतिरिक्त नाटो और रूस के बीच बढ़ता तनाव भी यूरोप की शांति के लिए गंभीर चुनौती है। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद भी पूर्वी यूरोप में अस्थिरता बनी हुई है। आर्थिक असमानता भी शांति स्थापना में बाधक है। यूरोप की विकसित और अविकसित क्षेत्रों के बीच आर्थिक अंतर सामाजिक असंतोष का जन्म देता है। शरणार्थी और प्रवासी संकट ने भी यूरोपीय देशों के बीच मतभेद बढ़ाए। इसके साथ ही आतंकवाद चरम पद की समस्या ने यूरोप की आंतरिक सुरक्षा को कमजोर किया। निष्कर्ष है, यूरोप में शांति स्थापना एक जटिल प्रक्रिया जिसमें राजनीतिक और आर्थिक सामाजिक समस्या का समाधान आवश्यक है। आपसी सहयोग और संवाद सहगुणत्व के माध्यम से स्थायी शांति संभव है। और ऐसे वीडियो देने के लिए हमारे YouTube चैनल बालाजी क्लासेस बिरी को सब्सक्राइब कर लें। और यह पॉलिटिकल साइंस की क्लास थी, इनसे पहले भी हमने क्लास ले चुके हैं और भी क्लास आएंगी, एक बार वह सभी क्लास ज़रूर देखें। यह ओल्ड पेपर, यह पुराने पेपर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो पिछले साल कई सालों में से यह सेम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इस बार भी पूछने की संभावना है। ये एक बार सभी क्वेश्चन ज़रूर देखें और इनकी सभी क्लास ज़रूर देखें।